हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने बोला था मुझे कि यूनिट थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्ट्स का एक टॉपिक रिमेनिंग लग रहा था आप लोगों को, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसमें। तो आज इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो आप सभी लोगों ने स्टडी किया हुआ है। इसमें क्या है कि जो हमने जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट स्टडी किए हुए हैं, जैसे कि डिफ्यूज़न हो गया, ऑस्मोसिस हो गया है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट्स हो गए हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट हमने इसमें कर रखे हैं कि इन सभी ट्रांसपोर्ट्स में एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ या एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जो है वो अपना जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इसके थ्रू ही पास होते रहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है। ये सेमी परमिएबल होती है, परमिएबल होती है और इम्परमिएबल होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ ही है। तो अभी हम आते हैं अपना जो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उधर आ जाते हैं। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे अभी कि थर्मोडायनेमिक जो है वो कि थर्मोडायनेमिकली जो सब्सटेंस का जो फ्लो होता है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की में जो होता है या किसी डायरेक्शन जो होती है इनकी, वो या तो कंसंट्रेशन पे बेस होती है कि मतलब आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आ रहा है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो सकती है या उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो अगर एक्सचेंज जो हो रहा है सब्सटेंसेस का वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें जो है सिस्टम के बाहर से कोई भी एनर्जी इनपुट की नीड नहीं होगी, हमें बाहर से किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, यानी कि वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे हो रहा है, तब हमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस केस में मेटाबॉलिक एनर्जी की यूज़ हमें होती है। तो आप इसका एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसको आप लोगों ने नॉर्मली भी अपनी लाइफ में काफ़ी सुना है। डायलिसिस की एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या है कि एक क्लासिकली एक केमिकल मैकेनिज्म है जिसमें दो तरह जो होते हैं, जो सेपरेशन की प्रोसेस है, इसमें जो है किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की यूज़ जो है वो नहीं रिक्वायर होता। इससे जो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो दो तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस होंगे लेकिन उनके सॉल्यूट सेम होंगे। उनका जो है एक एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में उनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर मेम्ब्रेन वाटर का पैसेज को, वाटर का मतलब फ्लो को अलाउड करती है लेकिन सॉल्यूट को नहीं कर रही है, तब क्या होता है कि वाटर जो है वो ग्रेट वाला जो मतलब होता है जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, वहाँ से जो है वो मूवमेंट करता है। किस लिए? क्योंकि उसको जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। मतलब आप मान के चलो कि डायलिसिस के प्रोसेस में अंदर और बाहर दोनों तरफ का, बॉडी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम जो है वो उसको मेंटेन करना होता है। इस वाली जो प्रोसेस है, मतलब ये जो प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस टेक प्लेस बिकॉज द वाटर मूव फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर। मतलब इसमें क्या है कि जो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है और जो है इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी क्या है, आ जाता है इसमें अब थर्मोडायनेमिक्स का। तो मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली क्या है कि कुछ फिजिकल लॉज को वो ओबे करता है, मतलब उनको मानता है। और जनरली क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक्स का एक जो रूल है या उसका एक प्रिंसिपल है, उसमें यह है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसफ़र मेम्ब्रेन के थ्रू एक या किसी अदर सरफेस के थ्रू होता है, तो उसमें सिर्फ फ्री एनर्जी का एक्सचेंज ही होता है। इसमें आप नीचे एक इक्वेशन है, आप उसके लिए देखो कि इसमें क्या है कि डेल्टा जी है, जो एक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है C1 कंसंट्रेशन से दूसरे कंपार्टमेंट, यानी कि जहाँ पर जो है वो C2 कंपार्टमेंट है। इसमें जो है वो मतलब एक C1 कंपार्टमेंट है, एक C2 कंपार्टमेंट है, जिसमें डेल्टा जी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का कंसंट्रेशन के बीच में।
तो इसमें इक्वेशन आपकी आ जाएगी डेल्टा जी इक्वल टू आर टी लॉग C2 अपॉन, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन हमारी क्या बैठी, डेल्टा जी इक्वल टू आर टी लॉग C2 अपॉन C1। यहाँ पे क्या है कि अगर C2 जो है C1 से कम आएगा, मतलब जो कंसंट्रेशन है C2 कंपार्टमेंट की वो C1 कंपार्टमेंट से कम होती है, तो हमारा जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो प्रोसेस होगी वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को वो फेवर कर रही होगी या ओबे कर रही होगी। अब एज द एनर्जी इज ट्रांसफर विद फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर, अगर वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कर रही है और C2 और C1 हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा डेल्टा जी जो है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों के जब इक्विलिब्रियम बैठ जाएगा। पहले क्या था कि C2 का कम था और C1 का ज़्यादा था, तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आ रहा था। अब क्या है कि C2 और C1 जब वो हो गया, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब क्या है कि C2 और C1 दोनों कंपार्टमेंट की जो क्या बोली जाएगी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो जो डेल्टा जी है हमारा वो 0 हो जाएगा। तो इसमें जो है जो तीन हमारे सर्कमस्टांसेस बैठ रहे हैं जिनकी स्टडी हमारी करेंगे वो सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अकॉर्डिंग ही बैठेंगे। अभी यहाँ पर आगे मेम्ब्रेन के जो वन साइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मेम्ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स के साथ में या तो बॉन्ड करेंगे या फिर उसको केमिकली जो है वो कुछ मॉडिफाई या उसमें चेंज करने की ट्राई करते हैं। इसमें जबकि कि मेम्ब्रेन के जो दोनों साइड की जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स होगी वो डिफरेंट होती है, ये हमें पता है, तभी जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। तब भी क्या है कि उसमें एक साइड के जो कंपार्टमेंट होंगे उसमें इक्विलिब्रियम के वगैरह के बाद में भी जो है ट्रांसपोर्टेशन के बाद में भी सॉल्यूट जो है वो एक साइड का जो है वो तभी कम रह ही जाता है। अब क्या है कि आगे आप इसमें देख रहे होंगे मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी जो हेल्प करता है, उसमें क्या है कि आप एक तरीके से एग्जांपल ले लो कि जो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है, आयंस का ट्रांसपोर्टर जो है वो एक्सटीरियर से इंटीरियर, मतलब बाहर की साइड से अंदर की तरफ होता है। तो इसकी एक पॉसिबल इक्वेशन हो सकती है डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी लॉग C इनसाइड अपॉन C आउटसाइड प्लस ZF डेल्टा P। अब यहाँ पर F का जो मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है फैराडे का जो लॉ था। आपने फैराडे का लॉ ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, अगर आपको फिर भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो देख लेना। तो जो F है वो वहाँ पे फैराडे का लॉ के कांस्टेंट को यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें क्या है कि F फैराडे का कांस्टेंट है और डेल्टा P जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा जो कि आयंस के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको इंक्रीज़ करता है, और इसको जो है हम वोल्ट्स में मेज़र करते हैं। अब क्या है कि डेल्टा P यहाँ पे नेगेटिव होगा और Z पॉजिटिव होगा, और तब जो है ZF डेल्टा P टू डेल्टा G विल बी नेगेटिव, दैट इज़ इट विल फेवर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटायंस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल। अब जो है डेल्टा जी जो और ZF डेल्टा P जो है ये डेल्टा जी के लिए नेगेटिव रहेंगे। तब क्या होगा कि जो कैटायंस का ट्रांसपोर्ट होगा इंटीरियर के लिए, सेल के इंटीरियर से, तो वो उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज, और यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी यहाँ पर आएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0।